तो साथियों, आप सबकी बेहद डिमांड के अनुसार हम लेकर आ गए हैं विजन की प्रैक्टिस सेट। आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए विजन एग्जाम की बहुत ही भरोसेमंद संस्था का ये पहला प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आप लोग जानते हैं इसकी विश्वसनीयता के बारे में हम बता दें। पहले ही दिन जिस दिन एग्जाम हुआ था आरओ का, हालांकि मैं भी दिया था, मैं आपको दोस्तों इस विजन की बात करें, हालांकि साथियों हमने दृष्टि, आईएएस, ध्येय, आईएएस, घटना चक्र और ये विजन, इन सभी का प्रैक्टिस सेट करवाया था। अगर हम विजन की बात कर लें दोस्तों, विजन की 5 प्रैक्टिस सेट सामान्य हिंदी का, 5 सामान्य अध्ययन का करवाया था। सामान्य हिंदी वाले में दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन, यही 17 क्वेश्चन यहां से आया था, और ये सामान्य अध्ययन वाले में दोस्तों 9 क्वेश्चन सेम टू सेम यहां से आया था। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो और आया था, लेकिन डायरेक्टली देखें तो इतना क्वेश्चन दोस्तों सेम टू सेम मिला था। हमने पोस्ट करके आपको बताया भी था। हालांकि अन्य की तरह हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है लाइव में आकर एक एक चीज दिखाऊं, तो आपके भरोसे के लिए मैं बता दे रहा हूं कितनी भरोसेमंद और विश्वसनीय संस्था का ये कंटेंट है। तो साथियों, हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें आपको कह सकते हैं ना, एकदम शेडो पेपर है। जिस तरीके से एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं, उसी तरीके से आपके पूरे सिलेबस को ध्यान में रखकर एक एक प्रश्नों में से कहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा गया है। करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जो भी चीज, सारी चीजें बहुत ही एक वेल पैटर्न के रूप में रखा गया है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। आप अगर इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट देंगे तो हम अगला इसका जो जितनी भी सीरीज आई है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए विश्व की 55 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की जो वैश्विक रैंकिंग रही है 42वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ये चीजें जब मैं आरओ के लिए सूचकांक पढ़ा रहा था, हालांकि सारा सूचकांक एक ही जगह पढ़ा दिया था, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, तो वहां पर मैंने ये सब चीजों को डिटेल से पढ़ाया था। वैश्विक अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 55 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की जो रैंकिंग रही है वो 42वां स्थान पर रही है। तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो पूछा जा रहा है कि 2020 से 2024 की अवधि में विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र निर्यातक यानी हथियार निर्यातक देश कौन सा रहा। तो दोस्तों, ये 2020 से 2024 की बात किया जा रहा है। तो जो सबसे ज्यादा हथियार निर्यातक कौन सा देश रहा, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा हथियार निर्यातक देश दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी, ये अमेरिका रहा है। जो विश्व के जितने हथियार निर्यात हुए उसका 43% अकेले अमेरिका निर्यात किया, ये पहले नंबर पर हो जाएगा दोस्तों। और ये जो फ्रांस दिया है ये दूसरे नंबर। और दोस्तों, अगर हम लोग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश की बात करें तो फ्रांस है। फ्रांस विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। कुल 10% विश्व के जो हथियार निर्यात हुए उसका 10% अकेले ये फ्रांस निर्यात किया है। तो आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए, अमेरिका 43% के साथ, फ्रांस लगभग 9 पॉइंट कुछ है, तो 10 हम मान ले रहे हैं। फ्रांस जो है दूसरे नंबर पर है। आगे कर रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसने की है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं G7 7 मुख्य अर्थव्यवस्थाओं का दोस्तों यह संगठन है। फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, जर्मनी, यूएस, यूके। तो दोस्तों, जो 2025 में G7 शिखर सम्मेलन का मतलब हुआ, उसकी अध्यक्षता दोस्तों ये मार्क कार्नी ने किया है। तो दोस्तों, ये मार्क कार्नी कौन है, आप लोग जानते हैं, कनाडा के ये प्रधानमंत्री हैं। तो ये कनाडा के पीएम हैं। तो आप लोग को मालूम चल गया होगा, ये G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने किया, कनाडा के प्रधानमंत्री ने किया। याद रखे रहेंगे आप लोग, मोदी जी भी इसमें शामिल हुए थे। यस। अगर दोस्तों हम लोग चौथे वाले प्रश्न को देखें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 में भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम रही है। तो 2022 में भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम रही है। तो दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मणिपुर में दोस्तों, मणिपुर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मणिपुर में शिशु मृत्यु दर 3 रहा प्रति हजार। तो शिशु मृत्यु दर दोस्तों जो निकाला जाता है, 10 अगर जीवित जन्म हो रहे हैं बच्चों को और 5 साल के अंदर जितने बच्चों की मौत हो जाती है,
तो उन्हें दोस्तों वही शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। 5 साल से नीचे के बच्चों को लिया जाता है और 1000 जीवित जन्मों में। तो याद रखे रहेंगे आप लोग, मणिपुर है जिसमें केवल 1000 जीवित जन्मों में 5 साल से कम उम्र में केवल 3 मृत्यु हुआ है, ऐसा आंकड़ा है। तो ये हो गया दोस्तों मणिपुर। तो दूसरा अगर हम लोग सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ है। इन दोनों को भी याद रखे रहिएगा। आगे तो दोस्तों अगर हम लोग 5वें प्रश्न में देखें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस उद्योग में 2024-25 में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? किस उद्योग में 2024-25 में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? ये तो आप लोग जानते हैं 8 प्रमुख कोर उद्योग होते हैं दोस्तों, आप लोग उसके बारे में जानते होंगे। कोयला, कच्चा माल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, ये सब जानते हैं। तो दोस्तों इसमें दोस्तों जो प्राकृतिक गैस है इसमें नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। कितना वृद्धि आप लोग याद रखिए, -1.2%। इसमें नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, तो इतना याद रखे रहेंगे आप लोग। आगे चले दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग 6वें वाले को देखते हैं। 6वें वाले में दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल वर्ष 2025 में भारत के नए रामसर स्थल घोषित किए गए? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों 2025 में भारत के नए रामसर स्थल घोषित कौन कौन हुए दोस्तों? तो ये मेनार और खीचन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान की ये जो है, राजस्थान के मेनार यानी जो उदयपुर में है ये, और ये खीचन जो फलोदी में है, रामसर स्थल घोषित किया गया। भारत में कुल रामसर स्थल की बात करें दोस्तों, इस समय वर्तमान में जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुल 91 यानी 91 रामसर स्थल हो गए हैं। भारत एशिया में पहले और विश्व में तीसरे स्थान पर है ये मामले में, मतलब जैसे रामसर स्थल के मामले में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मेनार और खीचन राजस्थान से रिलेटेड है ये। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वें को देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा, वो कौन सा अनुच्छेद है जो मानव के दुर्व्यापार यानी कह सकते हैं मानव तस्करी और बालाश्रम से संबंधित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 23 में दिया गया है, जो मानव तस्करी और बालाश्रम से दोस्तों मनाही किया गया है। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, आप लोग जानते हैं। और इसमें 24 वाले में तो आप लोग जानते हैं, ये एलिमिनेट अगर कर देंगे तो भी आपको मिल जाएगा कि बालकों को जो है 14 वर्ष से कम जो बच्चे होते हैं उनको जो है कारखानों वगैरह में नियोजन से मनाही किया गया है। तो यही 23 वाला हो जाएगा दोस्तों। ये मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले दोस्तों, देखें बाकी सब लोग तो आप जानते ही हैं। 8वें वाले में कह रहे हैं 1969 में कितने वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो आप लोग जानते हैं 1969 में इंदिरा गांधी ने कुल 14 मतलब वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग अगर देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो उस वर्ष का नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 2016 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2016 में एक प्रमुख आर्थिक और एक तरह का ये आर्थिक सुधार था, जिससे दिवालिया कंपनियों के मामले में समयबद्ध तरीके से सुलझाने के लिए दोस्तों यह व्यवस्था, यह मतलब एक तरीके के यह आर्थिक सुधार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा 2016 में। आगे अगर हम लोग देखें 10वें वाले में तो भारत में, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां को, जिसमें आपसे पूछा जाए कि भारत में स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखे रहेंगे, कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग। एक स्टैंड अप इंडिया है और एक स्टार्टअप इंडिया है। स्टैंड अप इंडिया दोस्तों SC ST के लोगों को उद्यमी बनाने के जैसा है वो कार्यक्रम, और ये स्टार्टअप इंडिया है, यह दोस्तों ये उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत, ये एक तरह से स्टार्टअप इंडिया मिशन, एक तरह से आप लोग जानते हैं कि इनोवेशन उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए, नए स्टार्टअप को टैक्स से राहत देने के लिए, यानी औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये आया था। कब आया था दोस्तों, यही पूछा जा रहा है। ये 16 जनवरी 2016 को ये शुरू हुआ था। यस, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा आपका। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 11 वाले में, तो क्वेश्चन नंबर 11वें में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं? तो सिंपल सा प्रश्न है, और MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए। यही दोस्तों, ये क्या यहाँ पर ये भारत में है दोस्तों। अगर विश्व में पूछा होता तो आप कुरियन बताते, लेकिन ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जा रहा है, तो ये स्वामीनाथन। अभी इनको
मतलब मरणोपरांत एक तरह से इनको पुरस्कार भी मिला जो इनकी बेटी को प्राप्त हुआ। आगे अगर हम लोग देखें 12वें में, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो आप लोग जानते हैं 50, 51, 55 और ये 52। तो 51 में हुई थी पहली वाली, और फिर 51 से 56 तक, 56 से 61, 61 से 66, ये 3 लगातार हुई थी, आप लोग जानते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो ये 13वें वाले में आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमा, परिहार, प्रविलंबन, विराम एवं लघुकरण की शक्तियां प्राप्त है? तो दोस्तों एक तरह से इसमें एक तरह से सजा को कुछ कमी करना, सजा की प्रकृति बदलना या सजा को माफ कर देना इत्यादि से संबंधित ये सब हैं। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत ये सब मिला हुआ है। ऑप्शन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14वें को हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा, भारत के महान्यायवादी का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद अगर आप लोग पता करना चाहें तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए हैं, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। तो यहां पर जो पूछा जा रहा है कि वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो दोस्तों वेतन जो निर्धारित किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कुछ लोग संसद लगा देंगे, संसद नहीं, ये राष्ट्रपति होगा और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं। तो यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वे पद पर रहते हैं। तो महान्यायवादी आप लोग जानते हैं सरकार का एक तरह से सरकारी वकील होता है अपना। आगे अगर हम लोग देखें, आगे अगर देखें तो 15वें वाले में, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं 1959 में दोस्तों, 1959 में शुरू हुई थी। आप लोग खूब पढ़े होंगे, राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी। आप लोग इसके बारे में खूब पढ़े होंगे। आगे चले अगर हम लोग दोस्तों देखते हैं 16वें में, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो जैसे दोस्तों केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। यस, 154 के अनुसार जो है बताया, जैसे आप लोग पढ़ते हो, ये अनुच्छेद 53 में कहा जाता है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होगी, वह अपने या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उसका प्रयोग करेगा। उसी तरह से दोस्तों अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, वह इसे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसे प्रयोग करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अब दोस्तों यहां है कि एक हिस्ट्री से संबंधित सिंपल सा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, पहला युद्ध यहां पर बात कर दिया तो पहला तराइन का युद्ध हुआ था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। मोहम्मद गोरी के बीच दोस्तों ये 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन दोस्तों फिर इसी के जस्ट एक साल बाद 1192 में जब युद्ध हुआ इसी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच, तो मोहम्मद गोरी जीत गया। और एक जो है दोस्तों कहा जा सकता है ना कि जो मुस्लिम सत्ता का स्थापना हुआ मुख्य रूप से इन्हीं के कारण। अगर ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीत गए होते तो मुस्लिम सत्ता का स्थापना भारत में नहीं हो पाती। तो यही है यहाँ पर। तो पहला की बात किया जाए तो 1191 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तराइन का पहला युद्ध। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 18 वाले में, तो रणथंभौर के किले की विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को किसने विश्वासघात कर सहायता की थी? तो दोस्तों ये रणथंभौर के किले की विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को किसने सहायता किया था? अपनों से विश्वासघात करके, ये इसमें पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा। तो राणा हम्मीर देव का मंत्री था दोस्तों रनमल, राणा हम्मीर देव का मंत्री रनमल। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं राणा हम्मीर देव का एक मंत्री था जिसका नाम था रनमल। तो यही दोस्तों रनमल ने अपने से विश्वासघात करके, और अलाउद्दीन जब हमला किया था रणथंभौर किले पर तो अलाउद्दीन का सहायता बन गया, यानी उसके एक तरह से चरण चुंबक बन के अपनों से विश्वासघात किया, जिसके कारण अलाउद्दीन रणथंभौर के किले के विजय में सफलता प्राप्त की। तो यस, रणथंभौर ये रनमल हो जाएगा। रनमल कौन है? राणा हम्मीर देव का ये मंत्री था। यस। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल सा प्रश्न है, बाबर द्वारा लड़े गए जो युद्ध हैं उनको सही से दोस्तों
उनको एक ऐतिहासिक क्रम, उनको क्रोनोलॉजी में लाना है जो यहाँ पर दिया गया है, जैसे खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और पानीपत का प्रथम युद्ध। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ गए होंगे हमें क्रोनोलॉजी में सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं पानीपत ये 1526 में हुआ था, तो 3 वाला जो है वो सबसे पहले पर होना चाहिए था। 3 वाला सबसे पहले इन्हीं दोनों में है, इसमें नहीं है, तो इसको हम पहले ही हटा देते हैं, इसका खेल खत्म हो गया। तो सबसे पहले पानी आता है, फिर दोस्तों खाना आता है, आप लोग जानते हैं ये ट्रिक पढ़े होंगे, पानी आता है, खाना आता है, तो ये 3 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 3 1 आएगा, समझ गए होंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर ए। तो सब एक एक साल के पर ही हुआ था, ये 26 में हुआ था 1526 में, और ये 27 में हुआ था, और ये 28 में हुआ था, फिर ये 29 में हुआ था 1529 में। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। आगे चलें, अगर हम लोग देखते हैं 19 हो गया हमारा, 20वां में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर उसकी राजधानी कहां बनाई थी। तो कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल किया, यानी कलिंग को जीत लिया। फिर जीतने के बाद कलिंग को मतलब राजधानी कहां बनाई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों वो तोसली को बनाया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया अशोक ने, तो एक राजकुमार को वायसराय भी बनाया था उसने, और तोसली को इस प्रांत की राजधानी बनाया था, यानी कलिंग की राजधानी तोसली को बनाया। आगे अगर हम लोग देखें 21 वाले में, तो दोस्तों 21 वाले में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में है दोस्तों। तो ये मोहनजोदड़ो तो है नहीं, आप लोग जानते हैं। ये लोथल तो गुजरात में भी, ये भी नहीं है। कालीबंगा तो राजस्थान में है, आप लोग जानते हैं। तो कौन बचा, यही राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ये दोस्तों कहाँ है, ये हरियाणा में है, याद रखे रहेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। और ये मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ये भी आप समझ लीजिए। और बाकी सब समझ गए आप लोग। तो ये लोथल गुजरात में और ये राजस्थान में। आगे चलें, तो दोस्तों आगे यहाँ पर दोस्तों कुछ आपको क्वेश्चन नंबर 22 से 26 के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से 26 के लिए हिंदी में, जैसा कि आप लोगों से पूछा जाता है, तो उसी टाइप का दिया है। यहाँ मैं थोड़ा सा एक बार हिंट कर दूंगा, आप लोग समझ लेंगे। बस थोड़ा सा आप अगर पेशेंस रख के समझेंगे तो आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुरंत। तो यही है, 22 से 26 तक है। तो 22 से 26 तक के उत्तर को दोस्तों गद्यांश में आधार पर हमें देना है, यानी ऊपर जो पैराग्राफ दिया है उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई दम नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। तो चले हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसको एक बार तेजी से पढ़ लेंगे तो सारा आधा चीज हमारा काम निपट जाएगा। इसमें कह रहे हैं, भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही, यहाँ सभी ऋतुएं अपने समय पर आती हैं और पर्याप्त काल तक ठहरती हैं। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों का सृजन करती हैं। धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण यह धरती शस्य श्यामला हो जाती है। यहाँ का नगाधिराज हिमालय की कवियों को सदा से प्रेरणा देता आ रहा है और यहाँ की नदियां मोक्षदायिनी समझी जाती हैं। यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते थे क्योंकि जंगल में रहना पसंद करते थे। प्रकृति प्रेमी के कारण ही यहाँ के लोग पत्तों में खाना खाना पसंद करते थे। वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते थे। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्य कार्यों में शुभ माना जाता था। यहाँ पशु पंछी लता गुल्म और वृक्ष तपोवन जीवन का एक अंग बन गए थे। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा पैराग्राफ, इसको पढ़ लिया तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल गई हैं। अब हम क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या किया गया है, भारतीय मनीषी जंगल में क्यों रहना पसंद करते थे। दोस्तों अभी यहाँ बताया जंगल में क्यों रहना पसंद करते थे, क्योंकि वे प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति से प्रेम करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा दे जाता हूँ, प्रकृति प्रेमी के कारण यहाँ के लोग पत्तों में खाना खाना पसंद करते थे इत्यादि। तो मिला जुला कर कुल प्रकृति प्रेमी हो गया। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका उत्तर आपका यही होगा। ये भारतीय मनीषी जंगल में रहना क्यों पसंद करते थे, क्योंकि प्रकृति प्रेमी थे भाई वो लोग।
और दोस्तों यहाँ है 23 वाले में प्रश्न दिया है गुल्म का यहाँ तात्पर्य क्या है। तो यहाँ गुल्म का तात्पर्य क्या है इसे आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर गुल्म भी आया था, यहाँ देखिए आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पशु पक्षी लता गुल्म और वृक्ष तपोवन के जीवन का एक अंग बन गया था। दोस्तों आप लोग जानते हैं यहाँ इस गुल्म का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, पशु पंछी लता गुल्म और वृक्ष शब्दों से यहाँ प्रयोग हुआ है, आप लोग जानते हैं। गुल्म का अर्थ दोस्तों एक तरह से झाड़ियां होता है, तो यहाँ ये झाड़ लिखा है ना, यस ऑप्शन यहाँ बी में दिया गया है। तो गुल्म का अर्थ यहाँ क्या होगा, झाड़ हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों अगर हम लोग 24 में देखें तो यहाँ पूछा रहे उपर्युक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये हमें बताना है। हिमालय के महत्व से, ऋतु वर्णन से, प्रकृति प्रेम से, वृक्षारोपण से तो आप लोग जान गए होंगे। यहाँ प्रकृति के प्रेम का गुण गाया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकृति प्रेम के बारे में एक तरह से प्रकृति विशेषता के बारे में बात की गई है। अगला दोस्तों अगर हम लोग देखें 25 वाले में, तो आप लोग ऐसे देखेंगे तो बहुत सारा ऐसे आएगा तो आप कर लेंगे, आपको समस्या नहीं आएगी। तो इस गद्यांश में सस्य श्यामला से क्या तात्पर्य है। तो सस्य श्यामला का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है इसके बारे में जो पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा। धूप तथा वर्षा के समान अधिकार के कारण धरती सस्य श्यामला हो जाती है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा, तो यहाँ अभी आपने पढ़ा था कहीं धरती श्यामला हो जाती है, तो यहाँ दोस्तों लिखा है ना धरती श्यामला हो जाती है, तो यही है दोस्तों। यहाँ पर यहाँ सस्य का अर्थ होता है दोस्तों अन्न या फसल होता है, जैसे सस्यवर्तन हम लोग पढ़े हैं ना, तो वही वाला हाल हो जाता है यहाँ। तो सस्य का मतलब यहाँ पर हो जाता है वही तरह से फल वगैरह ये सब हो जाता है। और श्यामला का तात्पर्य दोस्तों हरियाली होती है। श्यामला का मतलब यहाँ हरियाली, तो सस्य श्यामला का मतलब क्या हो गया, फसल वगैरह की हरियाली हो गया, ये सब इससे संबंधित हो गया ये। तो यहाँ पर दोस्तों मिला जुला के सब हमारा क्या हुआ, हरी भरी फसलों वाली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, मैंने बता दिया। सस्य का मतलब यहाँ फसल हो जाता है और श्यामला का मतलब हरियाली, तो आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे इससे। आगे दोस्तों 26 वाले का लास्ट का देखें पैराग्राफ वाले का, तो अवतरण के अनुसार भारत में कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती। अभी दोस्तों इसमें था कि यहाँ पर कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता यानी आर्टिफिशियल धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा पीरियड में सूर्य रहता है दोस्तों, सूर्य दिखाई देता है। तो दोस्तों क्योंकि भारतवर्ष में सदैव दिन रहता है, ये तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये तो नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ सूर्य और चंद्र का दर्शन नित्य होता है, यस ऑप्शन नंबर बी, आप लोग देखते ही समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये हुआ हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर ये 27 को देखते हैं। ये 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया था। तो आप लोग जानते हैं जब पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने समर्थन किया और कांग्रेस ने ये सुभाष चंद्र बोस को, जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए गांधी के कैंडिडेट से पट्टाभी सीतारमैया से, तो गांधी जी ने कहा ये सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है, तो इत्यादि सभी आलोचना होने लगी। गुस्सा आकर बोस साहब इस्तीफा दे दिए। तो यहाँ पर क्या हो, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, यस। आगे दोस्तों देखिए अगर हम लोग 28वां क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों आप लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन में, जब चौरी चौरा कांड हुआ उसके बाद गांधी जी ने वो बंद कर दिया, तो उसके बाद बहुत सारे लोग समर्थक थे वो गांधी जी पर लेकर गुस्सा हो गए, तो लोगों ने बहुत सारा लोगों में आक्रोश था। इससे होकर दोस्तों मोतीलाल नेहरू और उनके एक सहयोगी ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की 23 में। हालांकि 23 नहीं दिया है तो हम 22 कह सकते हैं, क्योंकि 22 में ही आंदोलन को स्थगित किया गया था। वैसे तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना पूछा जाता है तो 1923 में बताइएगा, यहाँ 23 नहीं है तो हम यहाँ 22 कर सकते हैं। 28वां में हो जाएगा आपका ये वाला। आगे चले दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो हमारा ये हुआ 29 में दोस्तों क्या है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1930 में हुई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुई, 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर फिर समाप्त हुआ था, आप लोग जानते हैं। तो ये हुआ हमारा 29 वाला खत्म हो गया, ऑप्शन बी। 30 में दोस्तों हम लोग देखते हैं
एक तरह से रीजनिंग का प्रश्न है। इसी तरह का एक, इसी के आधार पर दोस्तों अभी एक रीजनिंग बना था। आप लोग अगर आरओ यारो का पेपर दिए होंगे इस साल 2025 में एग्जाम वाला, तो आप लोगों को बिल्कुल इसी टाइप का एक रीजनिंग का क्वेश्चन मिला होगा। तो यहां पर दिया गया है दोस्तों, तपेदिक से रिलेटेड है फेफड़ा, तो टाइफाइड किससे रिलेटेड होगा? तो दोस्तों तपेदिक जो बीमारी होती है वो एक तरह से दोस्तों फेफड़े को प्रभावित करती है। तो उसी तरह से टाइफाइड एक बीमारी है, किसको प्रभावित करेगी? आंत को करेगी। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंत को। बहुत अच्छा। इसी तरह से एक क्वेश्चन आया था, आप लोग अगर दिए होंगे तो पकड़ लिए होंगे। किसी निश्चित कूट भाषा में प्रोडक्शन को दोस्तों यह QQPC करके ये इतना लेटर से लिखा गया है। इसी कूट भाषा में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो दोस्तों आप लोग पहले यहां पर देखिए, ये प्रोडक्शन को किस आधार पर ये QQPC ये सब लिख दिए हैं। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, वही नियम इसमें लागू कर दीजिए तो आपका बन जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बड़े आसानी से हो जाते हैं। P को इन्होंने Q बना दिया, यस, यानी क्या किया होगा? OP क्यूब, एक जोड़ दिया होगा, प्लस एक जोड़ दिया गया होगा। और R को दोस्तों, R यहां क्या किया? एक घटा दिए होंगे तो फिर क्यों मिल गया इनको? एक घटा दिए तो फिर क्यों मिल गया? तो उसी तरह से आप एक जोड़ दीजिए, O में एक जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? P क्यूब। तो एक जोड़ देंगे दोस्तों यहां पर तो आपको क्या मिलेगा, यही आपको यहां पर बताना है। तो पहले हमें एक जोड़ना है, फिर एक घटाना है। तो P हो जाएगा हमारा, यानी O है, O के बाद P आता है, तो P यहीं पर है और यहां पर है और यहां पर है। यहां पर नहीं है तो इसे हम काट देते हैं। फिर R हो जाएगा। तो दोस्तों R यहां पर है तो R में एक हम घटा देंगे। R 18 का होता है दोस्तों, तो हम लोग यहां पर एक घटा देंगे तो 17 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा यहां। तो Q कहां है दोस्तों? यहां है और यहां है, इन्हीं दो जगह पर है। अब हम इसे भी हटा सकते हैं क्योंकि यहां यस दे दिया है, यस ये भी हट जाएगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए तीसरे नंबर पर O दिया है। O दोस्तों यहां पर क्या है? O को इन्होंने P बना दिया। तो क्योंकि दोस्तों O को P बनाया गया है तो इसका मतलब एक जोड़ा गया है। तो यस एक जोड़ा गया है इसमें, तो आप भी एक जोड़ दीजिए। I में एक जोड़ देंगे तो I 9 का होता है, J हो जाएगा 10 का, तो J हो जाएगा। यहां पर भी J है, यहां पर भी D है और ऐसे करके है। तो दोस्तों ये सब आप ऐसे ही करते जाओगे तो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से जहां जोड़ा गया है जोड़ दीजिए, जहां घटाया गया है घटा दीजिए। ऐसा करोगे तो आपको यही मिलेगा और ये ऑप्शन डी वाला यही आंसर होगा दोस्तों। आप लोग करके एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा सिंपल सा प्रश्न है, रीजनिंग का, ब्लड रिलेटेड से प्रश्न है ये। तो क्या कह रहे हैं कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। तो रीता नाम की एक कोई महिला है, उसकी तरफ इशारा करते हुए निखिल साहब कुछ कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल कुछ कह रहे हैं कि मैं उनकी माँ के, यानी रीता के माँ के, यहां हम गोला को माँ बना दे रहे हैं, रीता के माँ के पुत्र का, यानी फिर इनका पुत्र को दोस्तों हम ऐसे बना दे रहे हैं, ऐसे। और ये पुत्री है तो इसको हम गोला कर दे रहे हैं। ये इनकी माँ है तो एक स्टेज ऊपर कर दिए हैं गोला। तो इसका मतलब ये रीता का भाई है। तो मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। तो ये निखिल क्या कह रहे हैं कि मैं रीता के माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। तो इसका मतलब रीता का और निखिल का क्या रिलेशन है? तो दोस्तों इस स्वाभाविक सी बात हो गई, ये रीता जो है ये निखिल की बुआ है। पता चल गया आपसे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, यस। आगे चले अगर हम लोग देखें 33 वाले में, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार कितने होंगे ये आपको बताना है। तो 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? बड़े ही आसानी से, आप कुछ नहीं जानते, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं जानते हैं, मत जानिए, बड़ा ही आसानी से आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर ऐसे आपको 25 तारीख को यहाँ पर ऐसे थर्सडे लिख दिया जाए, यानी गुरुवार है, तो 26 को क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। 27 को क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। 28 को क्या हो जाएगा? ये संडे हो जाएगा। तो 29 को क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। तो अब आपको यहां पर मिल गया। 29 तारीख को मंडे है दोस्तों, तो इसके पहले मंडे कब हुआ होगा? 22 तारीख को मंडे हुआ होगा दोस्तों। यस, 22 तारीख को मंडे हुआ होगा, यानी 7 दिन हम घटा दे तो वही हमें मिल जाता है। फिर इसके पहले मंडे कब हुआ होगा?
15 तारीख को मंडे हुआ होगा, फिर क्योंकि 7 घटा दे तो फिर हमें मंडे मिल जाएगा। फिर दोस्तों ये कब हमें मंडे मिला होगा, ये 8 तारीख को, 8 तारीख को मंडे मिला होगा। तो फिर दोस्तों अगला मंडे कब मिला होगा, 1 तारीख को मिला होगा। तो यहाँ पर सारी चीजें अब हमें पता चल गया होगा, इसमें आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल गई होगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कुल कितने मंडे हो गए, 29, 1 2 3 4 5, 5 मंडे हो गए। यानी कुल 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस महीने में कुल कितने होंगे, तो 5 हो जाएंगे। यस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 मंडे, यहाँ पर 5 सोमवार पड़ेंगे। अगला दोस्तों अगर हम लोग 34 वाले को देखें, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। इस टाइप का भी एक आया था आपके आरओ के एग्जाम में। तो अगर पिछला कोई भी पेपर होता है थोड़ा सा लेवल ऊंचा नीचा रहे तो देख लिया करिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ये दे रहे हैं तो इसी का पेपर देखेंगे, पेपर देख लिया करिए एक बार। तो जो सबसे बाकी से मेल नहीं खाता है उसको बताना है पनीर, मक्खन, तेल, दही। तो पनीर, मक्खन, दही ये सब दूध से बने होते हैं, तेल दूध से नहीं बनता है, तो यही यहाँ पर आपको मेल नहीं खा रहा है, बेमेल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों 35 वाले को देखें, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था, तो विनोबा भावे के चुना गया था। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 35 का बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, विनोबा भावे को। और दूसरा किसे चुना गया था, जब दूसरा पूछे, दूसरा नेहरू जी को चुना गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 को हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल के तामलुक में स्थापित समानांतर सरकार, समानांतर सरकार आप लोग जानते हैं कि सरकार के समानांतर एक अपनी सरकार बना लेना और अपना रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाना। तो समानांतर सरकार तामलुक राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व किसने किया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम बंगाल के तामलुक में समानांतर सरकार बनी थी जिसका नाम तामलुक राष्ट्रीय सरकार था, इसका नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सतीश चंद्र सामंत ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बी हो जाएगा। तो यही है, सतीश चंद्र किसने किया था, ये सतीश चंद्र सामंत। ऑप्शन नंबर बी। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा कौन सा है, 37 में निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्क रेखा के मार्ग में स्थित है। तो कौन सा देश कर्क रेखा में पड़ता है दोस्तों, ये बताना है। कर्क रेखा में दोस्तों आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो बड़े ही आसानी से आपको याद होगा। तो केवल यही मिस्र पड़ता है और बाकी कोई यहाँ पर ये नहीं पड़ता है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पूरब से पश्चिम आएंगे तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। वहाँ पे ताइवान से होते हुए इधर इंडिया, यमन, अरब होते हुए ऐसे जाता है ना, तो ऊपर आप एक बार मैप में देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बी होगा। और कोई इसको अगर हम लोग देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड्स टाइम किस देशांतर रेखा के आधार पर निर्धारित किया है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट, यही है ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये भारत के कुल कितने राज्यों से पास किया गया है, भारत के कितने राज्यों से ये गुजरती है। तो ये आप थोड़ा सा कमेंट्स में बता दीजिएंगे तो बड़ी तसल्ली होगी, हमको याद रखे रहेंगे। अगला दोस्तों चलते हैं, देखते हैं हम लोग क्या है 39 में, भूमध्य सागरीय जलवायु का मुख्य लक्षण क्या है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु का मुख्य लक्षण यही है दोस्तों कि यहाँ गर्मी में वर्षा नहीं होती है, ठंडी में वर्षा होती है। तो याद रखे रहिएंगे आप लोग। तो गर्म व शुष्क ग्रीष्म और शीत ऋतु में वर्षा। तो यस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ। आगे देख रहे हैं हम लोग 40 में क्या है, निम्नलिखित में से भारत की नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही दिशा में लगाइए। क्रोनोलॉजी का प्रश्न है भारत की नदियों का। तो यहाँ पर साबरमती, माही, नर्मदा दिया है। तो दोस्तों ऐसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये साबरमती यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर, और उसके बाद दोस्तों फिर माही आ जाती है और फिर नर्मदा, फिर ताप्ती। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर नर्मदा फिर ताप्ती। तो कौन सा, साबरमती पहले नंबर पर, यानी सबसे ज़्यादा उत्तर में यही है, क्योंकि ऊपर यहाँ इधर ऊपर उत्तर होगा, यहाँ नीचे दक्षिण, इस तरह से मैप में हम देखते हैं। तो साबरमती, दूसरा नंबर पर माही, तीसरा नर्मदा, यानी सीधा सीधा सब मिले हुए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आगे देखें अगर हम लोग 41 में, तो अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं गुरु शिखर। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ये कहाँ है,
ये गुरु शिखर कहाँ है? ये माउंट आबू राजस्थान में आप लोग जानते हैं। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ये, लगभग 1700 मीटर के आसपास है ये। आगे अगर देखें तो 42 वाले में, तो कौन सी संरचना केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है? तो ऐसी कौन सी संरचना है केवल पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल्स में पाई जाती है और मैमल्स में नहीं पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया तो पाई जाती है, यस भाई। केंद्रक भी पाई जाती है मानव में, जीवों में, और राइबोसोम भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है दोस्तों, ये केवल पादप यानी केवल प्लांट्स में पाया जाता है, ये मेमल्स में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, एक क्लोरोप्लास्ट क्या होता है दोस्तों? ये प्रकाश संश्लेषण सहायक, प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं उनमें ये सहायक होता है और ये केवल प्लांट्स में पाया जाता है। आगे अगर हम लोग देखें, ये वसा के पाचन में सहायक दो अंग कौन कौन से होते हैं? वसा के पाचन में सहायक दो अंग कौन कौन से होते हैं? तो ये आपको यहां पर बताना है दोस्तों, कौन होते हैं। तो अग्नाशय होता है, तो दोस्तों जी अग्नाशय तो नहीं होता है, एक यकृत होता है। यकृत के बाद दोस्तों कौन होता है? बस सहायक अंग कौन होता है? बस केवल यकृत ही होता है यहां पर दिए गए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए यानी लिवर, और ये सब नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यकृत दोस्तों आप लोग जानते हैं पित्त रस का निर्माण करता है, वसा को जो एक तरह से इमल्सिफाइड करता है, आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। तो इमल्सिफाइड का मतलब वही छोटे छोटे कणों में तोड़ना। आगे अगर हम लोग देखें तो सिलिकॉन अर्धचालक में यदि फास्फोरस मिलाया जाए, सिलिकॉन अर्धचालक में यदि फास्फोरस को मिलाया जाए तो वह क्या बनता है? तो फास्फोरस को मिला देने पर दोस्तों वो क्या बनता है? आप लोग पढ़े होंगे, बीएससी अगर आप लोग किए होंगे तो वहां पर भी पढ़ाया होगा। हालांकि 11th में हम लोग जब थे तो ये सिलेबस 11th में था, अब पता नहीं कहाँ चला गया होगा, मुझे नहीं मालूम। तो वहां पर दोस्तों बड़े ही अच्छे से इस चीज को वहां पर पढ़ाया गया होगा। फास्फोरस 5 संयोजकता वाला, मतलब एक तरह से 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन होता था। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है जिससे n प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। तो क्योंकि ये एक ज्यादा कर देता था तो ये n बना देता था। तो कुछ लोग तो सोचेंगे भाई ये फास्फोरस है तो p बना देगा, तो नहीं, ये n प्रकार के अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर बनाता था। आगे अगर हम लोग 45 वाले में देखें तो 45 वाले में आपसे पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, ट्रांसफार्मर जो होता है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम क्या होता है इसको भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, जिसमें एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरे में स्वतः प्रेरित हो जाती है, ये वाला आप पढ़े होंगे। आगे देखें, ब्रॉन्ज कांसा किसका मिश्रण है? तो दोस्तों ये धातुओं का मिश्रण भी पूछ लिया जाता है, विभिन्न धातुओं का मिश्रण आप लोग एक बार जरूर कहीं से आपके पास विभिन्न स्रोत होगा तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। तो ब्रॉन्ज यानी कांसा किसके मिश्रण से बनाया जाता है ये आप लोग जानते हैं दोस्तों। ब्रॉन्ज जिसे हम लोग कांसा कहते हैं, तो ये तांबा और टिन का मिश्रण होता है। तो तांबा टिन कहाँ है? यहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, ऐसे प्रश्न एक आध जरूर पूछ लिए जाते हैं आपसे कि कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। ग्रीन हाउस गैस दोस्तों आप लोग जानते हैं एक ऐसी, मतलब कह सकते हैं यह परत की तरह काम कर ली, जैसे सूर्य से रेडिएशन आया, रेडिएशन धरती पर आने के बाद फिर वापस जाता है, जैसे सूर्य से ये रेडिएशन आया धरती पर और फिर दोस्तों फिर शाम होने वाला जब होता है दूसरी पहर में, तो ये जब रेडिएशन बाहर जाता है तो ये गैसें एक परत बनाकर रोक लेती हैं जिससे वायुमंडल को गर्म रखती हैं। तो दोस्तों गर्म कौन से रखती है? मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं, जबकि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यस, आप लोग याद रख रहेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दोस्तों 48 में आपसे पूछा जा रहा है भारत की भूमि की सीमा की लंबाई के आधार पर, भारत की भूमि की सीमा की लंबाई के आधार पर देशों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब यह कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन कुछ लोगों को नहीं समझ में आता होगा इस टाइप का, यानी सबसे अधिक भारत के साथ किस देश की सीमा साझा करता है, फिर किसकी ये पूछा जा रहा है। तो सबसे अधिक भारत के साथ दोस्तों बांग्लादेश सीमा साझा करता है, फिर चीन करता है, और उसके बाद दोस्तों भारत, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, फिर नेपाल। तो यस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। बहुत अच्छा। अगला दोस्तों अगर हम लोग देखें तो अगला हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए दोस्तों, यह आसियान से संबंधित है।
तो आसियान का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? आसियान के बारे में आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या है ये दोस्तों? तो इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय के बारे में पूछा जा रहा है। तो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया की जकार्ता में। ऑप्शन नंबर बी। यस। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 वाले में हम लोग देखें तो वर्ष 2025 में विश्व रक्तदाता दिवस का विषय क्या था? तो दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यस। तो इसका पूछ रहे हैं कि भाई इसकी थीम क्या थी, इसकी विषय क्या था जो इस साल मनाया गया? तो विषय दोस्तों मैं आपको सारा दिवस पढ़ाया था बहुत अच्छे से। रक्त दें, आशा दें, साथ मिलकर हम जीवन को बचाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। यही दोस्तों यह इसका थीम यानी विषय था। अगला दोस्तों हम लोग देखें 51 में, रैंड किस देश की मुद्रा है दोस्तों? रैंड नाम का एक शब्द दिया गया है, यह किसी देश की मुद्रा है। तो किस देश की मुद्रा है आपसे यह जानना चाह रहे हैं दोस्तों। तो यह दक्षिण अफ्रीका की दोस्तों यह मुद्रा है। तो कहां है? यहां पर है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है ये। अगला दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहां है? तो इसरो का मुख्यालय दोस्तों कहां है? आप लोग जानते हैं दोस्तों, बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर यहां पर यह सी हो जाएगा। बेंगलुरु कहां है दोस्तों? आप लोग जानते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तो ही बेंगलुरु में दोस्तों यह है, यह भारत के प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है इसरो। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 53 में क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सिंपल सी बात दोस्तों, यूपी स्पेशल से संबंधित उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्य की बात किया गया है। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों दे देता तब 9 लगाते, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी करता है। तो यह कुल 8 राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा, थोड़ा सा आपको बता देते हैं, समय आपको ज्यादा नहीं लेंगे। तो उत्तर प्रदेश से रिसिया कर उसका एक भाई अलग हुआ था, उत्तराखंड, यूके। एक तो यूके हो गया। इधर उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा दोस्त कह सकते हैं, तो वो बिहार हो गया। तो यूपी बिहार हो गया। और लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है सोनभद्र जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो एक तो बिहार हो गया, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो यहां से 4 तो यही हो गया बिहार को लेकर, एक ये और 4 इधर, 5 हो गया। और दोस्तों एक राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, 8 हो गया, दिल्ली 9। हालांकि राज्य के बारे में पूछा गया है तो इसको बता दें हम। आगे दोस्तों देखें तो कॉमनवेल्थ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कॉमनवेल्थ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, आप लोग जानते हैं एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है। इस साल एनी बेसेंट से रिलेटेड एक सवाल भी आया था बीएचयू को लेकर, आरओ में आप लोग दिए होंगे तो मालूम होगा। अगला दोस्तों अगर हम लोग देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा जा रहा है उडक मंडलम जिसे ऊटी कहा जाता है आम भाषा में, ऊटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों नीलगिरी में स्थित है। दोस्तों ऊटी नीलगिरी में है, तमिलनाडु में जो कह सकते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर इसका 55 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा हमारा। तमिलनाडु राज्य में स्थित एक हिल स्टेशन है जो पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है ऊटी। अगला दोस्तों 56 वाले में हम लोग देखें तो प्रथम विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1979 में किया गया था। तो 1979 में आयोजित प्रथम विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन को वैश्विक चिंता के रूप में स्वीकारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों पार्ट ए में हम लोग यहां पर इसको खत्म करें क्योंकि 100 क्वेश्चन है दोस्तों। तो पार्ट ए में हमने जितने भी जीएस के सवाल थे सारे सवालों को, हालांकि एक आध दो पैराग्राफ भी हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया है। तो पार्ट ए में दोस्तों हम इसको यहीं रोकते हैं। पार्ट बी इसका इसी का लेकर आएंगे, यानी ये क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर 100 तक होगा, जिसमें हमारे मैथ के सवाल होंगे। क्योंकि दोस्तों यहां पर वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, आपको भी दिक्कत होगी हमको भी। तो दोस्तों इसमें मैथ के होंगे और तमाम जो मतलब परसेंटेज वगैरह के। तो दोस्तों इसके दूसरे पार्ट में बाकी जितने सारे मैथ के रिलेटेड हैं और पैराग्राफ से रिलेटेड है, इंग्लिश से